नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज। मैं सौरभ आपके साथ। मेहमान आज हमारे साथ कुछ नए भी हैं। समीर चौकामकर साहब रोज की तरह हमारे साथ है। बहुत स्वागत समीर जी आपका। सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश केजरीवाल जी हमारे साथ है। मुकेश जी बहुत स्वागत आपका। देखिए अरविंद निकलते रह गए मुझसे। और मनोज सिंह जी हमारे साथ है, डायरेक्टर मेट्राइज। बहुत स्वागत मनोज जी आपका भी। और आज दिल्ली का इलेक्शन जो है थोड़ा और तड़केदार होने जा रहा है, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। आज योगी आदित्यनाथ पहले दिन 3 सभाएं करने जा रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे उनकी पहली रैली होगी किराड़ी में। उसके बाद शाम 4:50 पर करोल बाग में। शाम 6 बजे जनकपुरी में उनकी रैली जो है वो रखी गई है। और इन तीनों ही जगहों पर बीजेपी का विधायक नहीं जीता हुआ था, आम आदमी पार्टी का विधायक जीता हुआ। और अब से लेकर के अगले 5 दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ पूरा फोकस दिल्ली पर करेंगे और 14 रैलियां अगले 5 दिनों के अंदर उनकी जो है लगाई गई हैं। 1 हफ्ता आप मान लीजिए। अब योगी आदित्यनाथ की हम सब जानते हैं, जहां कहीं भी चुनाव होता है बहुत ज्यादा डिमांड होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा जो स्थानीय उम्मीदवारों से जो डिमांड की जाती है, योगी आदित्यनाथ की उनके इलाके में सभाएं लगाने की जाती है। दिल्ली भी इसमें अब कोई अपवाद नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पिछले लगभग 6 महीने से जिन तेवरों में दिखाई दे रहे हैं, उसका बीजेपी को भरपूर फायदा हुआ है। कटोगे बटोगे तो कटोगे के नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ थे। इसका थोड़ा सा संशोधन करके एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका महाराष्ट्र में उपयोग किया गया। आपने महाराष्ट्र में देखा बीजेपी के लिए क्या कमाल हुआ। इससे पहले हरियाणा का इलेक्शन हुआ था। हरियाणा के इलेक्शन में भी योगी आदित्यनाथ की रैलियों का बीजेपी को खूब फायदा मिला। उसका भी कुछ डेटा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हरियाणा में 20 सीटों पर प्रचार किया था योगी आदित्यनाथ ने, और उसमें से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कहने का मतलब यह नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया इसीलिए ही जीत गई, लेकिन वो एक फैक्टर रहते हैं चुनाव में बीजेपी के लिए हमेशा। तो हरियाणा में उनका स्ट्राइक रेट 65% का है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने 11 सीटों पर जम्मू रीजन में प्रचार किया था। इसमें से 10 सीटें भाजपा जीती। 90% उन सीटों पर बीजेपी जीती जहां योगी आदित्यनाथ गए। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही किया। 18 ऐसी सीटें जहां पर उन्होंने प्रचार किया, उनमें से 17 भारतीय जनता पार्टी जीती। मतलब लगभग 95% का स्ट्राइक रेट है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको बहुत हल्के में ले रही है। उनका कहना है योगी आदित्यनाथ आएंगे तो वही बोलेंगे जो वो बोलते हैं, लेकिन उससे कोई माहौल नहीं बनने वाला है। और दिल्ली का वोटर मन बना चुका है। अब उसका मन योगी आदित्यनाथ भी आ जाएं और कितनी भी सभाएं चाहें वो कर लें, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन आज हम जरा खास तौर पर उन्हीं सीटों की बात करेंगे जहां योगी जी की रैलियां लगी हुई हैं। और इसके बहाने सारी दिल्ली की चुनावी राजनीति वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ डेटा, क्योंकि मनोज जी डेटा के आदमी हैं, तो आज सारा डेटा से शुरुआत करते हैं। सर, ये 14 सीटों का मेरे पास लिस्ट है। और इसमें से एक थी केवल भाजपा के पास, मुस्तफाबाद की। जी। वो भी 2015 में। बाकी 2020 में तो एक सीट थी घोंडा वाली जी, जहां पर योगी आदित्यनाथ जाएंगे। मतलब से 14 में से 13 सीटें उन पर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी हारी है। मैं मार्जिन भी बताता हूं अभी कुछ देर में। आपका डेटा क्या कह रहा है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है। दूसरा, अमित शाह जैसा संगठन करता है। और प्रचार के रूप में योगी आदित्यनाथ ऐसा एक फायर ब्रिगेड नेता है जो कि पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करता है। पहले संगठन को खड़ा करना, चेहरे पे जाना, और उसके बाद उस प्रचार में धार देना, ये योगी आदित्यनाथ को पता कर लें पहले। योगी जी के जाने से वोट बढ़ता है भाजपा का? 100% बढ़ता है। और अभी तक का जितनी मैंने उनका इतिहास देखिए तो सारे जगहों पे उनका रैली जो होता है उसके बाद जो जोश बढ़ता है, आपने यहां भी नहीं दिया, आंध्रा का भी आंकड़ा देते हैं, जहां पर कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम को यह स्थिति बनी हुई थी कि लोगों ने घरों से निकलकर हिंदू इस बार पहली बार वोट किया। तो ये सब सारी चीजें थी। हम लोग महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड ये सब की अभी तो आंकड़े लेकर आए थे। योगी आदित्यनाथ को उन सीटों पर दिया गया है जहां पर ऐसी 11 सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी 1993 से जीतकर ही नहीं आई है। और उन्हीं सीटों पर इन्होंने फोकस किया है। करने के पीछे का क्या है कि योगी आदित्यनाथ के पास अपने राज्य में किए हुए कार्यों का उनके पास डेटा है कि हमने अपने स्टेट को, जो उत्तर प्रदेश है, जो पहले क्राइम के बारे में जाना जाता था, नॉन डेवलपमेंट के बारे में जाना जाता था, इन सारी चीजों के हमने मिथ्या को तोड़ा है और आज लेकर आए हैं। और अभी कुंभ का जिस तरीके से सफल आयोजन उन्होंने किया है, इसमें लेकर सनातन को किस तरीके से समेट पाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव को थोड़ा नहीं बहुत काफी प्रभावित करेंगे। और आज से मैं मानता हूं कि दिल्ली का चुनाव का प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत योगी आदित्यनाथ से कर दिया। मतलब यहां से बीजेपी का असल कैंपेन शुरू हो रहा है। असल कैंपेन शुरू हो रहा है। मुकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? देखिए, इनकी बात बहुत हद तक सही है। दिल्ली लेकिन थोड़ा सा अलग रहता है।
दिल्ली में दूसरे राज्यों के मुकाबले वोटर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। विकास के मुद्दे पे चूंकि उन्हें एक चस्का लग जाता है, कई जगह वोटर्स ने हिंदुत्व में नए नए एंट्री हुई हिंदुत्व के मुद्दे पे, तो उसका चस्का लगता है, फिर वो कुछ समय 5 साल 10 साल 15 साल 1 2 3 चुनाव तक कोई भी नया मुद्दा। तो वैसे देखें दिल्ली में विकास का एक तरह से मुद्दा बन गया, चुनावी मुद्दा बन गया कि अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी शिक्षा और इलाज स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, वो एक मुद्दा बना। यहाँ पे हिंदुत्व उस तरह से शायद न चले जितना कि महाराष्ट्र में या हरियाणा में या कुछ और राज्यों में चला होगा। अगर चलेगा तो निश्चित तौर पे भाजपा में हिंदुत्व का या कट्टर हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा कार्ड है वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो अगर भाजपा यहाँ के चुनाव को हिंदुत्व की तरफ, कट्टर हिंदुत्व की तरफ, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की तरफ ले जाना चाहेगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा रोप इन करेगी, ज्यादा से ज्यादा। और मुझे लगता है कि ये सारी सीटें अब उनको वैसी सीटों पे भी ले जाया जाएगा जहां पे मुस्लिम काफी हैं, क्योंकि वहीं पे ध्रुवीकरण ज्यादा चाहिए होता है भाजपा को और उन पे जीतने की संभावना उनको ज्यादा लगती है। वैसे इनमें से नहीं है ऐसी कोई, मतलब ज्यादा सीटें ऐसी नहीं है मुस्लिम हाँ, लोग तो हो सीटें सकता है आने लेकिन वाले आप दिन कह रहे हैं कि हिंदुत्व की कॉन्स्टिट्यूएंसी और योगी आदित्यनाथ की अपील लिमिटेड रहेगी दिल्ली में, ऐसा लगता है। ऐसा आपको भी लगता है? अच्छा, इस पर संजय सिंह साहब जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनका रिएक्शन है कि भाई योगी जी आ रहे हैं बीजेपी के प्रचार करने के लिए, बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है। समीर जी एक बार जरा देख लें। बिल्कुल आता हूं। बिल्कुल। कोई माहौल नहीं बनना है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही दिल्ली में, इनका सफाया होगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए लोग। तो अंतिम दिया बुझने से पहले भभकता है, सबको भभकने दीजिए थोड़ा थोड़ा, इसमें क्या दिक्कत है? आके अपना उछल कूद करें सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं योगी जी आएंगे, उछल कूद करेंगे और क्या। सीटों पर जाऊं उससे पहले जरा एक रिएक्शन आपका संजय सिंह जी की बात पर। देखिए, संजय सिंह वही बोल रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बोले। कारण मनीष सिसोदिया के बयान इस संदर्भ में यही आया था योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेके। देखिए, डर तो इस बार अरविंद केजरीवाल को लग रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के साथ है। और एंटी इनकम्बेंसी के अलावा सबसे बड़ी बात है कि 10 साल के पहले जब दिल्ली की जनता ने 2015 और 2020 में जो एक तरफा मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया था, उसमें जिन मुद्दों का अरविंद केजरीवाल ने जिक्र करा था, क्या अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों को डिलीवर करने में सफल हुए? उसमें यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा रहा है। आबकारी, अब एक ऐसा बोझ आबकारी का जो मामला रहा है एक्साइज का, वो अरविंद केजरीवाल पे एक बड़ा बोझ बना हुआ है। शीश महल का जवाब अरविंद केजरीवाल दे नहीं पा रहे। तो ये सब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल के साथ जुड़ी है। और फिर योगी आदित्यनाथ का एक प्रचार का एक अपना तरीका है। फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक बन गए। मोदी और योगी मिलकर एक और एक 11 चुनाव प्रचार अभियान में बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और संघ का भी जो जमीनी स्तर पर जो काम है हर विधानसभा के अंदर, वो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एज करते हैं। देखिए, सिर्फ योगी आदित्यनाथ अकेले प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकते। 2020 में भी योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, लेकिन 2020 में उसका बहुत असर नहीं रहा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बेनिफिट मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक जमीनी स्तर पर नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के अंदर कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो योजना है वो तो लागू रहेंगी और डबल इंजन की सरकार आएगी तो केंद्र की योजनाएं भी आपको मिलेगी। और जो अरविंद केजरीवाल बनाम एलजी का जो द्वंद्व चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का जो झगड़ा चल रहा है, केंद्र और राज्य सरकार का जो झगड़ा चल रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि राज्य का विकास नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है ये एक बड़ा कारण बनेगा कि दिल्ली की जनता कहेगी कि दोनों जगह एक ही सरकार दी जाए। योगी आदित्यनाथ को आमतौर पर लोग केवल ये मान लेते हैं कि वो आएंगे तो चुनाव पोलराइज होगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा चुनाव में, हिंदू मुस्लिम सरल भाषा में ऐसा चुनाव हो जाएगा। लेकिन वो इससे आगे बढ़कर एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। लॉ एंड ऑर्डर उनको उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य 2017 तक अखिलेश की सरकार में किस तरीके से रहा था, योगी आदित्यनाथ के पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि उन्होंने अपने राज्य में किस तरीके से लॉ ऑर्डर लेकर आए और मोदी के साथ मिलकर केंद्र की योजना को कैसे उत्तर प्रदेश में लागू किया। तो मुझे लग रहा है कि मोदी और योगी की जो अपील है जनता के बीच में, उसका असर भारतीय जनता पार्टी को होगा। का आइकन दूसरा, दिल्ली के अंदर 25% आबादी पूर्वांचल से आए हुए लोगों की है जो यहां आकर बसे हुए हैं, रोजी रोटी के लिए आए, और लगभग 40 लाख आबादी है और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश से आए लोगों का है। अब उनके मन में योगी के लिए क्या भाव है और वो दिल्ली में काम करेगा क्या, इस पर मैं बात करें। मैं अब जरा सीटें को डिस्कस कर रहा हूं। अभी जो 14 सीटें जहां पर योगी जी जाएंगे, इनमें से पहले कुछ बताता हूं आपको क्यों इतना आसान ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। आप किराड़ी की सीट लीजिए जहां उनकी पहली सभा होने जा रही है। मनोज जी, 45,000 का मार्जिन 2015 में था, 2020 में जीती आप ही, मार्जिन 5,500 रुपए वोट का रह गया। 45,000 से 5,500 का मार्जिन आ जाना, ये तो बता रहा है ना कि खतरा बहुत बड़ा है।
नहीं, देखिए दूसरी बात, एक बात बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने वोटर और यहाँ के वोट के साथ साथ उसको ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को वोट परसेंटेज कितना आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बाद कांग्रेस का जो मूल वोटर था वो उनके पास कितना आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट कितना बढ़ रहा है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बुराड़ी एरिया है जहां पे इनके किराड़ी जहां इनके पुराने विधायक हैं, उनका परफॉर्मेंस भी, आदि डाटा हमने आपको शेयर भी किया है पहले, में उसमें देखते थे, ये परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है कि उनके ऊपर नाराजगी दिख रही है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये ऐसा एरिया है जहां पे लेबर क्लास भी बहुत काफी है और वहां पे महिलाओं, जिन महिलाओं को इन्होंने फ्री बस सेवा दिया है, आप जाएंगे उन क्षेत्रों में तो वो कहेंगे कि ये जो फ्री सेवा बस का मिला है तो हमको अपने कार्य क्षेत्र में जाने में बड़ा आसानी हो रही है। और उससे होता क्या है कि उनके 10-20 रुपए बचते हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वहां पे आम आदमी पार्टी जो है अभी तक अपने वोटों को बचाने की कोशिश में है, लेकिन सीटें ये फंसी पड़ी है। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस के सहारे, बीजेपी कांग्रेस के सहारे पड़ी हुई है। चूंकि पूरे आप दिल्ली के सिचुएशन को देखेंगे तो ये चीजें देखने को मिलेगी आपको कि भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस का परफॉर्मेंस कितना आगे बढ़ रहा है। और राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वो प्रचार में आ नहीं रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार जो है वोट नहीं रहा मुकेश जी। नहीं, वो तो ठीक है, वो रणनीति है। हो सकता है कि यहाँ के चुनाव में मोदी जी भी अपने आप को लिमिटेड रखे। हालांकि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी विधानसभा चुनाव में इतनी रैलियां करती हैं। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इससे आधा क्या 1/4 भी रैलियां नहीं की होंगी। आप देखिए 2 रैलियां और एक अभी बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद अभी कर चुके, और इसके बाद कितनी करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक बात सिर्फ जोड़ना चाह रहा था कि अक्सर ये हर डिस्कोर्स में ये देखा जा रहा है कि जैसे कांग्रेस जितना परफॉर्म करेगी वो आम आदमी, वो उतना भाजपा को फायदा होगा। पर मुझे ये भी लगता है कि अगर आम आदमी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगी उसमें अगर कुछ हिस्सा बीजेपी को जाता हुआ कांग्रेस को भी जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ये ना मान के चले कि कांग्रेस का जो भी परफॉर्मेंस होगा वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के वोटर जाएंगे। ये भी संभव है कि आम आदमी पार्टी से जो नाराजगी होगी वो बीजेपी को जाने की बजाय कांग्रेस को पॉइंट किया। और ये डेटा दिखाता है 2015 में कांग्रेस पार्टी का 9% वोट था, लगभग 9-9.5%। अब बीजेपी का उतना 4.5% हो गया जी। वो, और आप देखें तो लगभग उतना ही वोट बीजेपी का बढ़ा 2020 में। आम आदमी पार्टी का कमोबेश उतना ही वोट है जितना पिछले चुनाव में था। अब ये नहीं, अब ऐसा भी हो कांग्रेस का वोट बीजेपी को जाएगा ये सोच करके अजीब सी बात लगती है, लेकिन नंबर ऐसा बताते हैं। क्योंकि दो जो मेजर चीजें हैं, दलितों का वोट देखें या झुग्गी बस्ती में रहने वाले भी अगर आम आदमी पार्टी के काम से खुश नहीं है, या कहीं कोई भी, देखिए 2 तरह की आइडेंटिटी यहां पे चलती है। एक तो है कि आर्थिक रूप से कितने विकसित हो गए हैं। दिल्ली एक महानगर है और यहां पे हर वोटर आमतौर पे 2 तरह की आइडेंटिटी लिए होता है। अपनी जाति, अपने धर्म की जो आइडेंटिटी होती है, उसके साथ ही विकास वाली आइडेंटिटी भी है। तो जो हावी हो जाएगी अगर उसमें वो दोनों आइडेंटिटी मिलके, और कुछ है जो जाति और धर्म वाली जो आइडेंटिटी है वहां कांग्रेस काट सकती है, लेकिन विकास के नाम पे जब वो वोट कर रहा होगा तो हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी से नाराज हो क्या। तो ये किराड़ी जैसी सीट पर जहां मार्जिन 45,000 से घट के आपका 5,500 हो गया, मनोज जी कह रहे हैं कि ये शायद पूरी कहानी नहीं बताता, इतनी टफ सिचुएशन में शायद आप नहीं है। देखिए यहां पे उस तरह से एक तो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उसमें 5,000 का भी मार्जिन ठीक ठाक माना जाएगा, और उसके बाद 5 साल बाद वो सेम फैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। पिछली बार जो देख रहे थे बहुत ज्यादा हवा थी, पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी की बिल्कुल जीत दिखाई दे रही थी। अगर आप कहीं भी गुजर जाते तो वो एकदम हवा में दिखाई दे रहा था। वो वेव नहीं है, उस तरह का वेव नहीं है। तो इसीलिए अभी से कुछ भी कहना कि वो वाले फैक्टर्स इस बार मुझे नहीं लगता कि उस तरह। अब देखिए इसके बाद करोल बाग की सीट की हम लोग बात करते हैं, योगी जी की, जहां आज 4:45 बजे सभा होगी। यहां आपने अपने आप को वोट के हिसाब से पिछले 2 चुनाव में लगभग 31-32 हजार की जीत पर बरकरार रखा, और विधानसभा के हिसाब से और दिल्ली जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत बड़ा मार्जिन है, 30,000 वोट से जीत करके आना। तो योगी जी को टफ टास्क दिया गया इस बार। निश्चित रूप से अब इतने बड़े ब्रांड है तो जब अच्छा बॉलर होगा तो बैट्समैन भी बेहतर उतारा जाता है उसके सामने। तो योगी जी, निश्चित रूप से योगी जी से कहा गया होगा कि लिए ऐसी सीटें तय की होगी जहां भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं और जहां योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद जीतने की संभावना बढ़ेगी। देखिए योगी आदित्यनाथ के जाने से सिर्फ हिंदुत्व का वोट नहीं बढ़ेगा, मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको जनता नहीं देखेगी, उनको एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी देखेगी। और जिस तरीके से कुंभ का उन्होंने आयोजन किया योगी आदित्यनाथ ने, तो निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग जुड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि क्या कांग्रेस का वोट बैंक को बचा रहेगा। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक इस बार बहुत बढ़ने नहीं वाला है।
भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक इस बार जरूर बढ़ेगा, और इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आज जो 53 और 54% पे केजरीवाल की पार्टी बैठी हुई है जाकर वोट बैंक पे, उसमें कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है। उसका डाउनफॉल होने वाला जितना है। अब ये डाउनफॉल कितना होता है, क्या 6 से 7% टूटती है आम आदमी पार्टी, ये देखना होगा। और जो वोट टूटेगा उसका बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सर, क्योंकि अगले हिस्से में डिटेल में मुझे बात करनी है, लेकिन मुझे ये बताइए, यूपी का कोई एक मूल निवासी जो दिल्ली में काम कर रहा है, मान लें वो ऑटो रिक्शा चला रहा है या वो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आता है, जो माना जाता है आम आदमी पार्टी को ज्यादा फेवर करता है, वो योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होगा क्या? वो यूपी में भले उनका वोटर हो, दिल्ली में अपील काम करेगी क्या योगी की उन पर? देखिए 100% प्रभावित नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे तो यूपी के जितने वोटर है वो सब योगी को, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वो खुद उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है वोटर, तो वो योगी के नाम पर वोट कर देगा, लेकिन बड़ा वोट शिफ्ट होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी यूएसपी इस समय है कि जो उन्होंने फ्री दे के रखा है, कि जो बहुत गरीब दबका है उसको बस फ्री मिल रही है, बिजली पानी फ्री की व्यवस्था करके रख रहे हो, तो उनके अंदर यह डर है कि क्या ये फ्री कंटिन्यू रहेगा। और 10 साल से जो लगातार आप सुविधा उठा रहे हो, जनता सोचती है कि भाई ये दे रहा है तो इससे क्यों जाओ। तो गरीब तबका जो है बहुत ज्यादा, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा मध्यम वर्गीय, अपर मिडिल क्लास, जिसने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, जिसे फ्री की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, उसके बाद भी उसने 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल को वोट किया था, वो वोटर जरूर इस बार मुझे लगता है शिफ्ट होने की स्थिति में, और यही अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा नुकसान। करोल बाग अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हाँ, करोल बाग जो सीट है अर्बन भी है। दूसरी बात है कि वहां पे जितने हैं बिजनेसमैन क्लास हैं, और इस बार जो वहां पे चुनाव हो रहे हैं और जो हम लोग के आंकड़े बता रहे हैं, सरोज जी, काफी हद तक बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिख रहा है। और इनके आने के बाद, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, महाराज जी के प्रचार के बाद में वहां पे और सिचुएशन बेहतर होगा बीजेपी के लिए। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं, देखिए भारतीय राजनीति का जो मूल मंत्र है वो जातियां हैं, उससे आप निकाल नहीं सकते हैं। जातियों में ही ये पूरी राजनीति बची हुई है। तो जो वहां से उत्तर प्रदेश से जो तबका आएगा, तो सबसे बड़ा कौन है, वो लेबर क्लास है, और वो किस कम्युनिटी से रिलेटेड, किस कास्ट से रिलेटेड करते हैं, उसके आधार पर यहां निर्णय लेंगे। उनको जहां यदि उनको वहां लगता है कि योगी आदित्यनाथ हमारे पार्टी से रिलेटेड नहीं है या हमारे मुद्दों से रिलेटेड नहीं है, तो यहां आकर वो प्रचार भी करेंगे, तो उनके रिएक्शन से कोई फायदा नहीं होने जाना, माने प्रचार से कोई फायदा नहीं होने जाना। लेकिन इतना तबका जरूर है, करोल बाग का आज का डेट में देखें कि बीजेपी काफी अच्छे तरीके से कर रही है और वहां पे प्रचार भी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अभी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, सौरभ जी एक बात बता दे रहे कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी अच्छाई जो इस पूरे इलेक्शन में दिख रही है कि उनके कार्यकर्ता रोड पे नजर आ रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोड पे पब्लिक के साथ कनेक्ट होते हुए आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए आम आदमी पार्टी के यूएसपी बीजेपी की बात, ये पहले मुझे भी लोगों ने बताया कि भाई आम आदमी पार्टी के वर्कर घर घर जा रहे हैं और 2-2 4-4 बार विजिट किया है कई घरों में, तो उन्होंने नहीं, वो दोनों ही पार्टियों के साथ, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसमें पीछे है। दोनों ही पार्टियां, और ये अकेला एक कहें कि हाल के चुनाव में अकेला ऐसा बीजेपी को चुनौती जो कहें कि, और दूसरा शहरों में उस तरह का संगठन नहीं है, उस तरह की एक्टिविटी आप जो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा में जिस तरह से आपको बूथ लेवल पे इतने कार्यकर्ता मिल जाते हैं, दिल्ली में आपको उस तरह के कार्यकर्ता बहुत आसानी से नहीं मिलते। यहां लोग खाली नहीं बैठे हैं, हर आदमी किसी न किसी काम धंधे में लगा हुआ है और बहुत लिमिटेड आपको कार्यकर्ता मिलते हैं। लेकिन मोबिलाइज दोनों ही पार्टियां बहुत शानदार तरीके से कर रही हैं और बीजेपी कहीं से पीछे तो नहीं दिख रही मुझे। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत चार्ज, क्योंकि सीटें बहुत सारी हैं, अभी मुझे चाह रहा हूं उन पर बात हो जाए। किराड़ी, आपने बताया आम आदमी पार्टी एडवांटेज, करोल बाग आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ रही है, बीजेपी एडवांटेज में मानता हूं। बिजवासन की सीट की बात करता हूं, मैं गलत की तो कैलाश गहलोत यहीं से लड़ रहे हैं, कैलाश गहलोत लड़ रहे हैं, बिजवासन से लड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री थे छोड़ करके आए। ये सीट आप साहब देखो, आम आदमी पार्टी पिछले दोनों चुनाव जीती, लेकिन मार्जिन देखिए, 2015 का मार्जिन था 19,500 और 2020 का मार्जिन हो गया 750। मतलब कैलाश गहलोत बाल बाल निकले थे पिछली बार, इसी सीट से लड़े थे, और इस बार आप देखते हैं इस बार सीट ये पूरी तरह से वो लूज हो जाएगी जैसे दिख रहा है, आंकड़े भी बता रहे हैं। और उसके पीछे का कारण है कि इस बार उनको कहीं भी मूवमेंट का मौका भी नहीं दिया गया, बहुत सारी चीजें उन पे लगाई गई और बहुत सारे पॉलिटिकल जो कहिए कि एलिगेशन उनके ऊपर लगा, उस पर भी वो फंसे, चाहे वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, चाहे ये सर। तो ये सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे स्थिति में दिख रही है और आने वाले जैसे प्रचार बढ़ेगा, जो योगी
आदित्यनाथ जी का भी उधर लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये ज्यादा फाइट करते हुए नजर इस आएंगे। सीट पे मैं एक जोड़ देता हूं ब्रिजवासन पे। देवेंद्र सहरावत कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में वो आम आदमी पार्टी से वहां से विधायक थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उसके बाद वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ गए, दिल्ली के प्रभारी बने वो, और अब वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों कैंडिडेट वहां पर जाटे जाट बहुल सीट मानी जाती है। तीनों उम्मीदवार जाटे, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो और आम आदमी पार्टी का हो। इस बार देवेंद्र सहरावत का एक अपना वहां पर एक पहचान हो रहे। लोकसभा चुनाव भी वो लड़े रमेश विधुड़ी के खिलाफ 2014 में, वो 4.5 लाख वो लेकर गए थे। तो देवेंद्र सहरावत के इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी को एक शर्त होगी कि एक बड़ा वोट बैंक वो तोड़कर लेके जाएंगे इस चुनाव के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि ये सीट इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बड़ी वहां पर चुनौती लड़ाई हो रही है। इसका फायदा कैलाश गहलोत को मिलेगा, लेकिन कैलाश गहलोत को भी बहुत ज्यादा वहां एक्सेप्टेंस मिला नहीं है। जिस तरीके से वो लंबे समय से कांग्रेस में रहे, तो उनके लिए भी चुनौती वहां आसान नहीं है। आज दिल्ली के चुनाव में योगी आदित्यनाथ उतर रहे हैं। 3 रैलियां उनकी आज हैं, किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी। पहली सभा दोपहर 3:30 बजे होगी और इसके बाद अगले एक हफ्ते में कुल मिलाकर के 14 रैलियां योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बीजेपी उनको पूरी तरीके से झोंक रही है। अब हरियाणा जैसा और महाराष्ट्र जैसा करिश्मा दिल्ली में बीजेपी के लिए हो तो योगी आदित्यनाथ का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्या इस बार होगा, ये तो हमको 8 तारीख को ही पता चलेगा। हमने कुछ सीटों की बात की जहां योगी जी प्रचार के लिए जाएंगे, जैसे किराड़ी की सीट पर मनोज जी चूंकि सर्वे करते हैं दिल्ली में, उनका अभी तक का ऐसा मानना है कि इसमें किराड़ी जो है आम आदमी पार्टी के लिए ठीक दिखाई दे रही है। करोलबाग की सीट उनका मानना है बीजेपी अच्छा कर सकती है। बिजवासन की सीट जहां कैलाश गहलोत है वहां पर बीजेपी अच्छा कर सकती है, ऐसा समीर जी ने भी कहा, मनोज जी का भी मानना है। कुछ और सीटों की आपके सामने हम चर्चा करें दिल्ली की। इसको आप छोटा सा सर्वे कह देना, दिल्ली मिनी सर्वे कह देते हैं, या पूरा डेटा बहुत है, या पूरा डेटा बता देंगे। नहीं, मैं आपके वहां पे चैनल में भेज चुका हूं कि किन मुद्दों पे वोट परसेंटेज यहां से वहां जा रहा है, लोगों को किन की पॉलिसी पे ज्यादा एक इशारा दे दीजिएगा। देखिए, हाँ, मैं वो दे दूंगा। तो पहले मैं जरा मोदी जी की बात सुना देता हूं। हमने चर्चा की, कल मोदी जी ने अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात की और उनसे कहा आप घर घर जाइए, और कहा कि ये आपदा वालों, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार वालों के जो घोटाले हैं और इन्होंने जो काम नहीं किए, पहले वो बताओ और उसके बाद ये बताओ कि हम क्या करने वाले हैं। मोदी जी की बात आपको पहले सुना रहा हूं। अच्छा, साथ साथ लगे तो आप ये भी सुन लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे अचानक से एक्टिव हुई। राहुल गांधी तो मैदान में नहीं उतरे, लेकिन अजय माकन जो केजरीवाल को देशद्रोही कह चुके हैं और उसके बाद वो चुप बैठ गए थे, खामोश बैठ गए थे, फिर वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और कहा कि मैं कायम हूं अपनी देशद्रोही वाले बयान पर, और फिर कुछ नए आरोप भी लगाए। वो भी सुन लीजिए। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है। अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है। जब जब ये आप और उसकी आपदा आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे, ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है, वो तो कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, और जनता बोलती है फिर खाएंगे फिर खाएंगे। हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता के पास ये आपदा वालों की पूरी पोल पट्टी अब छुपी हुई नहीं है, पहले से। पहले इनकी पोल खोलें और फिर अपनी उपलब्धियां बताएं। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक
जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही। अब पहले तो कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि वो दिल्ली का चुनाव दिल से लड़ भी रही है कि नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी जी आज भी सभा नहीं करेंगे, ये खबर आ गई है। अभी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। राहुल गांधी की आज की सभा जो है मुस्तफाबाद में लगी हुई थी, लेकिन वो उनकी सभा जो है वो आज भी कैंसिल कर दी गई है। कल भी उनकी एक रैली लगी हुई थी, उसको भी कैंसिल करना पड़ा था और मंच से कहा गया था कि वो नहीं आ पा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी जगह इमरान प्रतापगढ़ी जी को उन्होंने भेजा है, वो बात करेंगे। तो राहुल गांधी की तबीयत हालांकि ठीक नहीं है, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो। लेकिन चुनाव में ये जरूर देखा है हमने, और खासकर मैं बीजेपी के नेताओं की बात करता हूं, प्रधानमंत्री की भी बात करता हूं, गले से आवाज नहीं निकल रही होती है, चेहरे पर दिख रहा होता है कि टेम्पो डाउन है, लेकिन तब भी प्रचार करना है तो करना है, चुनाव लड़ना है तो लड़ना है कैसे भी। अब राहुल जी पटना तो गए ही थे, पर एनीवे ज्यादा इस पर बात नहीं करनी। उनकी सभा नहीं हो रही है दिल्ली के अंदर। अच्छा, वो सभा कर कहां रहे थे? ये सारी सीटें जो जहां पर राहुल गांधी की रैली होनी थी और जो पदयात्रा उनको निकालनी थी, मुस्लिम आबादी वालों में कांग्रेस पार्टी फोकस ही कर रही है उन्हीं 10-12 सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और उसके साथ साथ दलित वोट जहां पर हो सकता है। आज मुस्तफाबाद में करनी थी, 35% मुस्लिम वोट है वहां पर। चांदनी चौक का इलाका 30% मुस्लिम आबादी, बाबरपुर में 20 से 25%, मटिया महल में 45 से 50% है, सीलमपुर में 50% है। ऐसे ये लगभग दर्जन भर सीटें हैं दिल्ली की जहां पर आप कह सकते हैं कि 20-25 से 40% तक भी मुस्लिम मतदाता हैं। पहले सर इन्हीं की बात हो जाए, ये मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का कोई चांस है क्या? देखिए, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ जी को लाया गया है कि यहां से ये प्रभाव जो छोड़ेंगे तो जहां पे 5 या 10 या 15% मुसलमान हैं, वहां पे हिंदुत्व को किस तरीके से खड़ा किया जाए। आज जहां 70% मुसलमान हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का यह फोकस नहीं रहेगा कि यहां पे हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करें। वो वोट परसेंटेज अपना बढ़ाना चाहेगी, लेकिन इन इलाकों में जब ये सभा करेंगे और यहां से जो जनता के बीच से जो संवाद निकलेगा, वो दिल्ली के दूसरे सीटों पे ज्यादा इफेक्ट करेगा। हालांकि कुंदर की जीते ना अभी उपचुनाव में, हाँ, तो इसीलिए मुस्लिम आबादी वाली जीती। रामपुर आप जीते थे, मुरादाबाद जीते थे, ये सब सारी वैसी सीटें थी जहां पे मुसलमानों का था। लेकिन आप सभा करके उस जगह पे प्रभाव को मत छोड़िए, उसके बगल के सारी सीटों का जो इफेक्ट पड़ता है उस पे। अच्छा, ओवैसी भी उतरे हुए हैं, उन्होंने भी कैंडिडेट दिया हुआ है। ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से ही हैं, दिल्ली दंगों के आरोपी, पहले आम आदमी पार्टी में थे। 2015 में भाजपा जीती है मुस्तफाबाद। वो उनको कैंपेन की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं दी है, बड़ी बेंच को मामला जाएगा। नहीं तो यहां पर सर किसका गेम है ये? आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का भी कुछ है या बीजेपी कहीं? देखिए, मुस्तफाबाद मुझसे पूछिएगा तो मुस्तफाबाद में आज जो आम आदमी AIMIA के जो कैंडिडेट हैं वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं और वहां पे उनकी स्थिति काफी मजबूत लग रही है। ताहिर हुसैन की। हाँ, तो ये चीजें दर्शाती है कि लोगों को। और एक चीज जान लीजिए, मुसलमानों में वो सबसे बड़ा नेता होता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केसेज होते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा वहां का गुंडा होता है, वो जो सबसे ज्यादा बदमाश होता है, वो मुसलमानों का सबसे बड़ा। आप कह रहे हैं MIM का खाता खुल जाए तो हैरानी नहीं? यार एकदम नहीं आश्चर्य होगा। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी का तो जोर ही इन सीटों पर है, बता रहे हैं चुनाव को जानने वाले। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले बहुत जनरलाइज कर दिया मनोज जी ने, तो मैं थोड़ा इसके लिए आपको भी, दर्शकों को से इतनी असंवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए। मुसलमानों को लेके देश में 20 करोड़ या कितने करोड़ मुसलमान हैं, आप इस तरह से जनरलाइज करेंगे एक राष्ट्रीय चैनल पे और इस तरह की बात कहेंगे कि मुसलमानों का वो सबसे बड़ा नेता होता है जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। मैं इसकी अपने को पैनलिस्ट की तरफ से मैं दर्शकों से माफ़ी मांगता हूँ और मुझे बिल्कुल भी इस बात में विश्वास नहीं है कि मुसलमान इस तरह का करते हैं, और या इस तरह का कहना बहुत ही गलत है। अब आप बात आते हैं कि जिस मुद्दे पे आप कह रहे थे कि ये बात ज़रूर है कि उनके अंदर ये एक माइनॉरिटी फीलिंग होती है। जो अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, जो सब आप देखते होंगे झगड़ा होता है तो सबसे आक्रामक कौन होता है? छोटा बच्चा जो होता है वो अपने बड़े भाई पे ज़्यादा, और बड़ा भाई हंसता है। वो एक माइनॉरिटी फीलिंग होती है। आपने कभी नोटिस किया आवारा कुत्ते आप पे क्यों हमला करते हैं? वो एक मानसिकता होती है, उसे मालूम है, उसे के अंदर एक भय होता है कि उसके अंदर एक साइकोलॉजी होती है कि कहीं मेरे पे ये डंडा न चला दे, मुझे ईंट न मार दे, इसीलिए वो हमला कर देता है, वो आपको काट खाता है।
ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। माइनॉरिटी किसी भी देखिए, लोकतंत्र आपने में आपने इनकी तरफ से माफी मांग ली। मनोज जी को इस पर कुछ कहना हो तो कहे। मैं तो मुकेश जी आपसे भी कहूंगा, हम जब सिमिलीज में बात करें या तो उदाहरण भी दें तो उसमें भी बड़ा सतर्क रहना चाहिए। सबसे बड़ी कि हम बात है सौरभ अपनी जी, बात कहने के लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। सौरभ जी, पूरे आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, जितने इनके लीडर हैं उसमें से 80% लोगों का चुनाव इसी तरीके से किया जाता है कि आपकी दबंगई वहां पे कैसी है। और यही कारण है कि मैं इन वर्डों का यूज किया। आज के डेट में आप उत्तर प्रदेश से लेकर किसी भी स्टेट में जाइए, आप उन कैंडिडेटों का निकाल कर देखिए कि क्या है। और मैं इसी चीज को दर्शाना चाहता हूं कि आप उस पे मत जाइए। एक पढ़े लिखे मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति उठकर आता है तो हमें भी गर्व होता है और उनको भी होना चाहिए। चले, मैं किस तरह ये के इस समाज बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपकी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि भाई जिस पर केस ज्यादा, मतलब जो विक्टिमाइज ज्यादा हो रहा है उनकी नजरों में, मुस्लिम समाज की नजरों में, वो उसको उसकी तरफ वो उनको ये ज्यादा लगता है प्रभावित ना, होते हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारे लिए खड़े रहेंगे, हमको बचाव में लगेंगे। मेरा सवाल है, तो खड़े तो राहुल गांधी भी हैं, वो दिल्ली का मुसलमान क्या कांग्रेस की तरफ नहीं देख रहा? उनमें बदलाव की जो दिख रहा है कि हम समय पे आने पे राहुल गांधी मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, तो इसलिए वो उनको नहीं पसंद कर रहे हैं। तो यही मैंने जो मैंने कहा वही चीज को बताना चाह रहा हूं। मुझे ये लगता है मुसलमानों की अगर मानसिकता को देखें तो उनको ये जरूर लगता है कि अगर कोई पार्टी, संगठन या सरकार उनको विक्टिमाइज कर रही है तो जो सबसे पहले उसे हरा सके वो उनकी पहली प्राथमिकता। वो दिल्ली में कौन है? वो उनको निश्चित तौर पे अभी तक तो आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। अगर किसी कैंडिडेट पे, जैसा कि उन्होंने कहा मुस्तफाबाद में, अगर कोई कैंडिडेट एआईएमआईएम से या कांग्रेस से मजबूत होगा और उन्हें लगेगा जीत रहा है तो वो कैंडिडेट को जिता सकते हैं। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो मतलब जो ये कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होता है। चुनावों में डेटा ने बताया है कि मुस्लिम वोट वहीं जा रहा है और बहुतायत में जा रहा है जो व्यक्ति लगता है कि बीजेपी को हराएगा, और वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। तो दिल्ली में मुसलमान वोटर की पहली पसंद आम आदमी पार्टी होगी, ऐसा आपका मानना है? कांग्रेस अभी उस गेम में नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी प्रचार में नहीं आ रहे हैं, तबीयत उनकी खराब है, और यही तो सीटें और यही तो वोट है जिसकी कांग्रेस को दरकार है। देखिए, कांग्रेस का तो वोट बैंक सबको पता है और कांग्रेस भी जानती है कि राहुल गांधी ने जो अपनी पहली रैली की थी वो सीलमपुर से ही की थी, शुरुआत की थी। तो कांग्रेस का वही वोट बैंक, और जिस तरीके से इमरान मसूद दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार और मुस्लिम कम्युनिटी को संगठित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस उस वोट बैंक पर फोकस कर रही है। लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि मुसलमान या तो कांग्रेस को वोट देगा या आम आदमी पार्टी को देगा, मुझे लगता है अब थोड़ी राजनीति भी बदल रही है। एक मुसलमानों का ऐसा वर्ग भी है, पढ़ा लिखा तबका, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। कितना? और आप देखिए ना, कितना बड़ा तबका है सर? कुछ तो फर्क पड़ा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर दिया ना, कुंदर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कारण पूरा मुसलमान वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को चला गया है। उस जीत के बारे में योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं कि वहां के लोगों को अपना गोत्र याद आ गया। तो दिल्ली में भी याद आएगा ना। और दिल्ली में ऐसा नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे तो करावल विधानसभा सीट में तो मुस्लिम काफी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वहां लीड मिली थी लोकसभा चुनाव के अंदर। सदर बाजार में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी लोकसभा चुनाव अंदर, जहां पे एक बड़ा मुस्लिम तबका है। बाबरपुर में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला था, जहां मुसलमानों का अच्छा तबका है। मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला था। तो सिर्फ ये लेकिन कांग्रेस अनमना चुनाव लड़ रही है। मुसलमान इस बात को, अब उनका जो वोटर जानता है कि कांग्रेस सरकार में आने वाली नहीं है। कितना भी आप वोट कर दो, वो लड़ाई में नहीं, लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। ऐसे स्थिति में वोटों का जो बंटवारा होगा इन दोनों बीच में ही होने वाला है। मुस्लिम वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में वोट नहीं देंगे, वह कांग्रेस को यह सोचकर वोट कभी नहीं देंगे कि भाई सत्ता में तो आना नहीं है, वो वोट आम आदमी पार्टी के पास ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास फिलहाल अभी बहुत मुश्किल है मुस्लिम वोट वापस लेकर आना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यह जो ट्रेंड बना हुआ है या जो धारणा बनी हुई है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी को इस समय पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका जो है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और इस चुनाव में यह फर्क नजर आने वाला है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसा एरिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुस्तफाबाद वाली का है, बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जहां पे कैंडिडेट, यदि दो मुस्लिम कैंडिडेट एक साथ सामने होते हैं तो वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसे मुकेश जी ने बताया था, कि कौन हरा रहा, और उसके तरफ शिफ्ट होते हुए मुस्लिम वोटों, चाहे वो कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, वो शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सीटों पे है, जब हम लोग उस पर विस्तृत जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किन सीटों पे कहां पे मुसलमान वोटों का झुकाव दिख रहा है। अगर बता सकते हैं तो बताइए। अभी आंकड़ा लेकर नहीं आया, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मैं फिर जरा उन 14 सीटों पर जा रहा हूं जहां योगी आदित्यनाथ को प्रचार करना और आज से कैंपेन की शुरुआत होगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है इसमें, पटपड़गंज की सीट। मेरे
मेरा वोट है वहां पे। अब इस सीट पर पिछली बार मनीष सिसोदिया 3,207 वोट से जीते थे। मार्जिन उससे पिछले चुनाव में 28,000 से ज्यादा था, घटकर 3,000 पे आ गया था। इस बार मनीष जी ने सीट बदल ली है, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट वही है जो पिछली बार थे। रवि नहीं, मैं गलत नहीं हूं तो वो वहां से चुनाव लड़ रहा, मजबूत, पिछली बार भी मजबूत चुनाव लड़ा था। मनीष सिसोदिया अपनी सफाई में कहते हैं कि मुझसे तो वो जो शिक्षक है मनोज ओझा जी आए हैं, उन्होंने ये सीट मुझसे मांगी थी। अवध ओझा, माफ कीजिएगा, उन्होंने सीट मांगी तो मैंने उनको दी और मैं दूसरी सीट पर गया। आप राम जाने इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन पटपड़गंज की सीट पर आपका डेटा क्या कह रहा है? पटपड़गंज सीट जो है काफी हद तक लग रहा है कि बीजेपी इस बार स्ट्रांग स्थिति में है, निकालने की स्थिति में है। अभय ओझा जी के लिए सबसे बड़ा दिक्कत जो वहां पे झेल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे टूटा पड़ा हुआ है। वे अभी तक अपने को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं ढाल पाए हैं। जो मनीष सिसोदिया के साथ था, संवाद था उनका कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ मिलजुल कर, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए सबसे बड़ी समस्या वहां पे है जो पार्किंग वाला एरिया है, जो कंजेस्टेड गलियां हैं जहां पे काम होना था। वो कितने लंबे समय से वो जेल के अंदर है, जो ये सारी चीजें नहीं। मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस था, वहां पर सब कुछ था जी। वो मॉडल स्कूल वहां पर है जिसमें विदेशों से मेहमान आते हैं तो वहां पर ले जाया जाता है, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें बहुत काफी है। तो उसके बाद वो 3,000 वोट से निकाल पाए थे सीट। वही इलाका है जहां पे इन लोगों ने जब आरटीआई का काम शुरू किया था, या स्कूलों को लेके जब इन स्कूल के बच्चों से जो आरटीआई लगवाते थे, वो भी वही स्कूल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो सरकारी स्कूल में जो काम करने का इनका मॉडल था, वो काफी हद तक वहां पे किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पटपड़गंज सीट बहुत बड़ी चुनौती है। वहां पे खास करके वैश्य समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और वो बीजेपी को एन मास वोट करते हैं। वो पूरी तरह से वोट बीजेपी को जाता है, इसीलिए वो बड़ी चुनौती है। और ओझा जी के लिए ये बात भी मनोज जी की सही है कि कार्यकर्ताओं को उस तरह से लीड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जो राजनीति में बिल्कुल नया होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी तरह समर्पित हैं जैसे भाजपा के हैं। तो उस तरह की मुश्किलें दिखाई देती हैं, मगर वो सब एडजस्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है एक सेलिब्रिटी स्टेटस तो है ही है, ओझा जी का भी स्टेटस है और उनके विचारों से, बातों से प्रभावित। बीजेपी के लिए केक वॉक नहीं है, आप ये नहीं, एकदम नहीं है, लेकिन बीजेपी अच्छी स्थिति में है। ओके, ठीक। हाँ, नहीं, वो मुश्किल सीट है, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल सीट है, बीजेपी के लिए दूसरी सीटों से ज्यादा आसान। देखिए, अभी जो हमने कुछ 4-5 सीटों का डिस्कशन किया, थोड़ा हो सकता है मिसलीडिंग लगे कुछ व्यूअर्स को, लेकिन इसके हिसाब से तो दिल्ली बराबर बटी हुई दिखाई दे रही है अभी तक। मैं आपको बताऊं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ, उसको लेकर के अब क्या पॉलिटिक्स हो रही है, और बाल ठाकरे को भारत रत्न की मांग, और इससे क्या केंद्र पर कोई दबाव बनेगा, इन दोनों खबरों की बात से पहले अब एक फाइनल टेक दिल्ली के इलेक्शन पर। योगी जी आज प्रचार में उतर रहे हैं, नरेंद्र मोदी 2 रैलियां कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुके हैं, राहुल गांधी प्रचार में बीमारी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल रोज एक नई घोषणा कर रहे हैं। इस सब के बाद इस वक्त दिल्ली का इलेक्शन कहां खड़ा हुआ है, आप सब यही जानना चाहते हैं। मनोज जी अभी बताएंगे। और आपने मुझसे कहा था, आपने आतिशी और केजरीवाल जी के बारे में नहीं पूछा। मैं इन सारी चीजों पर करता हूं। देखिए, आज के डेट में यदि मुझसे पूछिएगा, और जो मेरे आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछला अपना उनका परफॉर्मेंस था उसमें से बेहतर करते हुए 3% का इंक्रीज कर रही है, यानी +3% वोट उनका बढ़ रहा है। वही आम आदमी पार्टी जो 52-56% पे थी, वो घटते हुए अभी 47-48% पे आ गई है। तो ये 41 से लेकर 47% के बीच में ये दोनों पार्टियां वोट परसेंटेज लेकर हुए हैं, लेकिन वोट परसेंटेज सीट में नहीं कन्वर्ट होता है। ये आपको बता दूं, कैलकुलेट करना। लेकिन सीट वाइज भी देखें तो आज के डेट में आम आदमी पार्टी कंफर्टेबल स्थिति में है, और वो 45 तक और 50 के बीच में वो सीटें लाते हुए दिख रही है। वहीं भारतीय तो हम भी वोट की बात करते हैं ज्यादा। मैं क्योंकि सीट पर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर व्यूअर जो आता है वो एक मन बना लेता है। वोट में आपने मुझे इतना बताया कि जो आम आदमी पार्टी का वोट है 6-7% डाउन जा रहा है। हाँ। अभी तक की परिस्थिति में, और बीजेपी का 3-4% अप जा रहा है। अब चले हम चुनाव के उन बातों पर जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी और यहां से अब देखना है प्रचार किसका जोर पकड़ता है। ये गैप बीजेपी और कम करती है और पार कर लेती है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, या अरविंद केजरीवाल वो लीड मेंटेन रखते हैं। ये अब अगला 10 दिन जो 12 दिन प्रचार का है उसमें पता हो जाएगा। जी ठीक। दूसरी बात, जो जिस तरीके से केजरीवाल जी की बातें आपने किया, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से वहां अपने पूरे संगठन को लगा रखा है कि मुझसे पूछेगा तो मुझे लग रहा है कि यह सीट केजरीवाल जी के लिए उतना आसान नहीं है जीत पाना, जितना अतिशी के लिए भी वही स्थिति बनी हुई है। चूंकि क्या कि ये दोनों जगहों पे जो वोटर हैं वो पिछले 10 साल के अपने रिकॉर्ड को देखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इनके पूरे विधान
विधानसभा के अंदर जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को घेरा है और लोगों के साथ संवाद शुरू किया है, वैसे स्थिति में मेरा मानना है कि कहीं ये दोनों सीटें, केजरीवाल जी और आतिश जी दोनों फंसे हुए हैं, दोनों अपनी सीट पर फंसे हैं। हाँ, यही कारण है कि आज मैं जो बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए जो मुश्किल आ रही है, ये मुश्किल है कि उनके 2 स्टार प्रचारक हैं, एक मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो बड़ी चिंता है आम आदमी पार्टी के लिए इस पर। अच्छा सर, उनका जो असेसमेंट वोट को लेकर के है, बिल्कुल मुझे लग रहा है इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे 2015 से लेकर 2020 का जो चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया था। इस बार मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा और केजरीवाल से वो वोट बैंक छिटक रहा है जो केजरीवाल की जो फ्री की स्कीम है उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता है, इससे ज़रूरत नहीं है। आप इसे मिडिल क्लास कह सकते हैं या अपर मिडिल क्लास का जो वोटर जिसने केजरीवाल को एक राजनीति में कोई नई व्यक्ति आया है, कुछ नया करके दिखाएगा, इस आधार पर जिसको चुनाता है, मुझे लग रहा है 10 साल बाद उस वोटर का मोहभंग हुआ है। केजरीवाल के साथ स्थिरता से और स्ट्रांगली वही वोटर जुड़ा हुआ है जो केजरीवाल की फ्री की स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है, मुस्लिम तबका जुड़ा हुआ है, एक वो तबका जिसे फ्री की स्कीम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और जो कहता है कि नहीं फ्री नहीं मिलेगा तो चलेगा। लेकिन अब केजरीवाल को 10 साल दिया है, अब केजरीवाल मोटा सर कहें वोट की अगर बात करें, जो मैंने डेटा थोड़ा बहुत ये 4-5% वोटिंग शिफ्ट होने वाला है केजरीवाल से। 45-47% के ऊपर जाना पड़ता है दिल्ली में, बिल्कुल ओवरऑल वोट में। आपको लग रहा है बीजेपी कर सकती है? 100% बीजेपी 45+ में जा रही है इस बार, 45+ पे जा रही है। 45% प्लस वोट का मतलब हुआ केजरीवाल जी भी उसी खांचे के आसपास या उससे नीचे, तो बराबरी की बात होगी। मेरे पास अभी ऐसा कोई डेटा भी नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं एक्चुअल में बता सकूं कि क्या वोट परसेंटेज आएगा या कितनी सीटें आएंगी। 38% वोट था भाजपा का पिछली बार। वो मुझे देखिए, भाजपा के पक्ष में और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक हवा चाहिए होगी। 2 चुनाव मैंने अभी भी कहा कि अभी कोई हवा नहीं दिखती है, ना आम आदमी पार्टी के पक्ष में वैसी हवा दिखाई दे रही है जो पिछले 2 चुनावों से ठीक पहले, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले अगर चले जाते तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। तो वैसी वेव आपके लिए नहीं है? नहीं है, और ना बीजेपी के लिए है। और उस वेव के बिना इतना बड़ा बदलाव और उसके पक्ष में कोई कारण नहीं है। हरियाणा में भी नहीं दिखी थी लोग कहेंगे, और महाराष्ट्र में भी नहीं दिखी थी। हाँ, ये बात भी निकली। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि अगर लोगों को वो दिखाई नहीं दी तो वो और यहां पे भी होता है, तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वैसे ही वहां पे भी यहां पे भी हो जाता है और किसी को दिखाई नहीं देती है, तो मैं मान सकता हूं, इस बात में कोई अनहोनी नहीं है। और नई दिल्ली और कालका जी पे आतिशी और केजरीवाल जी, नहीं देखिए, उसका कारण ये होता है ना कि इन दोनों सीट पे बीजेपी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। बीजेपी ने क्या मॉडल अपनाया? बीजेपी में जो हारे हुए दोनों ये लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दी, पार्टी ने टिकट नहीं दी, एक तरह से रिजेक्टेड लोग थे। और बिधूड़ी जी के लिए तो आप देखिए, भारतीय संसद जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके अंदर उन्होंने जो बात कह दी, क्या आप कह सकते हैं? सपने में भी कह सकते हैं? क्या हम में से कोई भी कह सकता है? और क्या दिल्ली की जनता आतिशी जी जैसी जो भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से है, उसके खिलाफ उनको चुन लेगी? जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं तो गारंटी से कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई पे चुनाव जीते जाते तो पढ़ाई लिखाई नहीं, फिर भी अगर कुछ होता है तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात कि प्रवेश वर्मा, ठीक है, एक तरफ भाजपा का जो सबसे कोर एजेंडा रहता है परिवारवाद के खिलाफ, और प्रवेश वर्मा की सबसे बड़ी पूंजी वही है कि उनके पिताजी। चलिए हम दिल्ली का इलेक्शन आज की अपनी चर्चा में लॉक यहां करते हैं कि बड़ी टफ फाइट है, लेकिन ऐसी कोई लहर विरोध में या पक्ष में किसी की दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी मुश्किल में हो ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा, और बीजेपी के लिए यह चुनाव असंभव हो यह भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो अभी 10-12 दिन जो हैं उस चुनाव को कहीं भी ले जा सकते हैं, फिलहाल यही कहना होगा हमें। और कांग्रेस पार्टी के बारे में फिलहाल कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। अब राहुल जी ठीक होकर के स्वस्थ होकर के प्रचार संभालें, तब कुछ हम आपसे डिस्कस कर पाएंगे कांग्रेस का क्या हो रहा है। अब मैं आपको जरा सैफ अली खान की खबर बताता हूं। सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से वार करने वाला अवैध रूप से भारत में आया हुआ बांग्लादेशी निकला, जो नाम बदल कर रह रहा था। विजय दास, शायद इसने अपना नाम रख लिया था, विजय दास। अब इसके बारे में जो डिटेल आई वो तो अपनी जगह पर। अब सैफ अली खान ठीक होकर घर चले गए, उसके बाद तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि भाई ये लगा किसी को कि इनको चाकू लगा था, किसी की रीढ़ की हड्डी के पास चाकू मारा गया हो, 6 घंटे सर्जरी चली हो, और वो 4 दिन के बाद बिल्कुल फिट होकर के और लगभग नाचता हुआ बाहर निकल जाएगा। इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, और बयान बड़े जिम्मेदार लोग दे रहे हैं। मैं आपको सुना रहा हूं ऐसे ही 2 बयान। अब इनका कहने का मतलब क्या है? अगर ये कोई शक पैदा करना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में, तो क्या शक? क्या सैफ के ऊपर हमला नहीं हुआ? क्या सैफ को चाकू नहीं मारा गया? क्या सैफ ने इंश्योरेंस का बिल जो 36 लाख रुपए का दिया इंश्योरेंस कंपनी को, अब तो वो भी निकाल दिया लोगों ने कि वो केवल बिल हासिल करने के लिए कि इतना सारा प्रपंच रचा, या घर के अंदर कुछ और हुआ था जो परिवार नहीं बता रहा है?
ये सारे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? तो मैं आपको सुना रहा हूं संजय निरुपम, ये एकनाथ शिंदे जी की पार्टी के नेता हैं, और इनके साथ साथ आपको सुना रहा हूं महाराष्ट्र के मंत्री हैं बीजेपी के नितेश राणे, ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। दोनों स्टेटमेंट सुनिए। मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट, वो जिम जाते हैं इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है, अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहेत, पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेलं आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे गाडी लेकी जाऊ मारत जायला तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते। कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिव टिव करायला लागतात। क्या समीर जी, क्या हो रहा है ये? और दोनों सत्ता पक्ष के लोग हैं। बिल्कुल, एक तो चुनाव हार चुके हैं संजय निरुपम, शिवसेना एकनाथ शिंदे से चुनाव लड़े थे ये, और नीतीश राणे तो कणकवली से विधायक है, फिशरीज एंड पोर्ट के कैबिनेट मिनिस्टर है, पिता नारायण राणे कैबिनेट मंत्री रहे, और इनका इतिहास वैसा रहा है, मतलब जैसे पिता रहे वैसे पुत्र, पिता के भी इस तरह के बयान आते थे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ 15 जनवरी को, 5 दिन वो अस्पताल में रहते हैं, और अगर फिट होकर निकल रहा है, अच्छे से चल के मुस्कुराते हुए जा रहा है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उसमें भी आपको कंस्पायरेसी नजर आ रही है कि 5 दिन के अंदर इतना ठीक कैसे हो गया, इसके रीढ़ पे हड्डी पे लगी थी तो ये कैसे चल के जा रहा है, ये व्हील चेयर पे क्यों नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री के रूप में नीतीश राणे से बयान दे रहे, संजय निरुपम जो खुद बंबई में रहे हैं, शिवसेना में रहे, वो कांग्रेस में रहे, अब एकनाथ शिंदे के साथ है, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बात हुई है जो आपने कहा कि भाई ये अपने पैरों पे चल के कैसे आ गए, बिल्कुल नॉर्मल चाल से चल करके आ रहे हैं, पोज कैमरा को पोज दे रहे हैं, बच गया, ठीक हो गया, लगा ही नहीं, जैसे उनको चोट लगी ही नहीं थी। अब क्या मतलब, वो अस्पताल से निकलते तो कमीज उतार करके पहले घाव दिखाते हैं। नहीं, और डॉक्टर की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हो आप, डॉक्टर बोल चुका है, डॉक्टर ने ऑफिशियली इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है, उसको आप खारिज कर रहे हो 25 लाख रुपए का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसमें एक स्टेटमेंट और बता देता हूं, समय नहीं है ज्यादा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि सैफ पर हमला एक बांग्लादेशी ने किया, तो क्या आप पूरे देश को तोहमत क्यों दे रहे हो? कौन दे रहा पूरे देश को तोहमत? वो भी अलग लाइन पर ले गए पूरी बात को, लेकिन इसके बहाने अवैध बांग्लादेशियों की बात होना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत है। हमें भारत पे बहुत गर्व होना चाहिए, और बांग्लादेश हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, हमें उसके मुकाबले अपने पे गर्व होना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम कुछ ताकतें तो हैं इस देश में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही अपना आदर्श मानती है। जब कुछ गलत होता है तो वो कहते हैं कि देखो बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, और ऐसा भी बांग्लादेश को डीमीन करना भी बहुत सारे बड़े नहीं कर रहा मुकेश जी, नहीं, मैं बता लेकिन वो इलीगल इमिग्रेंट है। मैं ये बता देता हूं कि जिन लोगों ने कहा कि अगर भारत की सीमाएं खोल दी जाएं तो आधा बांग्लादेश भारत आ जाएगा, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये मत भूलिए, बांग्लादेश भारत से बहुत सारे पैमानों पे बहुत आगे है। मुझे भारत पे बहुत गर्व है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा यानी बांग्लादेश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति से ज्यादा कमा रहा है। जो सैफ की चोट पर वहां बोल रहे के रहने वाले लोग हिंदुस्तानियों से ज्यादा जीते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप किन बातों पे बात कर रहे हैं? आपको लगता है हर बांग्लादेशी भिखारी है? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत है, हमारे अपने बहुत सारे आदर्श हैं, हमें बहुत गर्व है हिंदुस्तान पे। आपने वैसी बात कर दी जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से ऊपर होता है। आप छोड़िए ना, आप तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए ना, पर कैपिटा जीडीपी जो है उसकी देख लीजिए बात। इसीलिए ये जो बयान मैंने सुनाए, ये जो सैफ की चाल पर सवाल, उसमें देखिए ये तो बहुत बड़ा एक सीखने वाला वाकया है कि मैं भी अपनी पत्नी से यही डिस्कस कर रहा था कि उसकी हिम्मत देखिए। वो व्यक्ति जो कहते हैं ग्लैमर की दुनिया में, और एक ऐसे खानदान से जिनके पास
हजारों करोड़ की संपत्तियां रही हो, वो एक चाकू लिए व्यक्ति से लड़ जाता है अपने परिवार के लिए, उसका दाद देना चाहिए। और जो ऑटो वाला उसको लेके जाता है, पैसे भी नहीं मांगता है, वो राणा है, भगवान राणा। और एक ना हिंदू दिखता है, ना मुसलमान दिखता है, ना कोई जाति ना धर्म। हमलावर कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म है, ये क्यों देखें? ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि अपने परिवार के लिए और एक हमलावर से लड़ जाना, इतनी अंदर साहस होना। इसके पीछे भी कोई वोट की पॉलिटिक्स दिख रही है आपको मनोज जी? वोट की पॉलिटिक्स तो पूरी है। देखिए, जैसे अभी मुकेश जी ने भी और समीर जी ने भी बोला कि भाई आप डॉक्टर ने जो इसने ऑपरेशन किया उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप उससे पहले पूछते ना डॉक्टर से कि क्या चाकू अंदर गया था कि नहीं गया था, ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ है, सारी रिपोर्ट पड़ी हुई है। और ऐसे स्थिति में आप इन सारे को झुटलाते हुए एक नया लेकर आए वक्तव्य, तो ये काली क्या कहिएगा, जातीय पॉलिटिक्स कहिए या कास्ट रिलीजन पॉलिटिक्स कहिए, तो ये पॉलिटिक्स तो दिख ही रही है। और ऐसे में चीजों को लेकर यदि आता है सत्ता पक्ष के लोग, तो इससे कहीं ना बदनामी तो जरूर होती है और इससे बचना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह के वक्तव्यों से बचना चाहिए। आज समय इतना ही आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया समीर जी, मुकेश जी, मनोज जी, बहुत धन्यवाद आप आज प्रोग्राम में आए।